हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं द पीवाईक्यू पल्स सीरीज। सो आप सबको जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये सीरीज क्या है। बेसिकली जो नए जुड़े हैं बच्चे उनको मैं बता दूं कि ये जो सीरीज है द पीवाईक्यू पल्स सीरीज ये हर साल आपके लिए चलती है, जिसमें हम एनआईएस क्लास 12th के साथ साथ क्लास 10th के भी पीवाईक्यूज आपको करवाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। और इसके साथ साथ ना सिर्फ आपको इसमें पीवाईक्यू मिलते हैं, इसमें आपको पीवाईक्यू के साथ साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं बताती हूँ जो आपके आने वाले होते हैं। इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जो मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे बच्चों के कि ये सीरीज देखने से वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। ठीक है, सो ये सीरीज आप मिस बिल्कुल भी मत करना। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं तो ये वीडियो आपकी अक्टूबर 2025 के लिए है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर 2025 बोला तो आगे आने वाले बच्चे इसको नहीं देख सकते हैं। इसको सभी बच्चे देख सकते हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी आपकी बन जाएगी। बेसिकली अभी जो है अक्टूबर 2025 के लिए मैं ये सीरीज करवा रही हूँ, जिसमें कि हम अपने पहले सब्जेक्ट जो कि आपका क्लास 12th इंग्लिश है, जिसका कोड 302 है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में आपके साथ मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी। इसमें मैं अगर कह रही हूँ कि मेरे साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि पहले आप इस वीडियो को, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो आपको फिर दोबारा अनपॉज करके वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको नॉलेज के साथ साथ, इस पूरी सीरीज में नॉलेज के साथ साथ हम विजडम पर भी काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज तो मिलेगी ही इन वीडियोस से, पर आपको ये भी पता चलेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको उससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसको अच्छे से और बेहतर तरीके से उसको आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और ट्रिक्स भी बताती हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। अगर आपने अब तक क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ से करूँ सारा सिलेबस, सभी एक ही पूरे प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल जाए, तो मैं आपको इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन दिखा देती हूँ एक बार। तो आपका सॉल्यूशन ये रहा, जिसमें कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल यूट्यूब पर आपको सर्च करना है हमारे चैनल को, टीएच क्लासेस को। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इस तरीके से सेकंड नंबर पर एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसका नाम है 12th इंग्लिश 302 कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए, ये जो है अक्टूबर नवंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये आपका है सेम ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, जिसमें मैं ग्रामर भी सॉल्व करवाती हूँ। तो ये देखिए कई सालों से ये सीरीज चल रही है। और अब नीचे जब आएंगे तो आपको थर्ड फोर्थ वीडियो मिलेगी न्यू सिलेबस इंग्लिश की। ठीक है, तो ये जो है आपके ये सारे चैप्टर्स विद पोएम्स मैंने करवा रखे हैं, ये आप देख लेना। इनको अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं ना, आप अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो गारंटीड आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी इतना मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको गारंटी दे पा रही हूँ कि मैंने ये जो चैप्टर्स है बहुत अच्छे से आपको रीड भी करवाए हुए हैं, उनको समझाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये सीरीज कंप्लीट, ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी दो पार्ट्स में बन जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास ये वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए जैसे ही पार्ट 2 आए इसका। ठीक है, तो देखो इस पेपर में ना, आपके इंग्लिश के पेपर में 39 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो बटा हुआ होता है। पार्ट ए में सेक्शन ई तक होता है, मतलब 5 सेक्शन होते हैं, और पार्ट बी में भी आपके 5 सेक्शन होते हैं। सारा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। प्रेस्क्राइब टेक्स्ट इसका नाम है सेक्शन का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने सिलेबस वीडियो देख ली है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस पेपर को सॉल्व करना। मैं मान के चलती हूँ कि आप पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको देख कर आए हैं। ठीक है, चूज करना है द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि सही इसमें
जो आपका ऑप्शन है वो सही आपको टिक करके लिखना है। सो ए पार्ट में आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू द विलेजर्स डू व्हेन दे फाइंड आउट अबाउट द मदर्स प्रेडिकेमेंट, यानी कि जब गांव वालों को पता चलता है उनकी माता के जो आपका ऑथर है, पोएट है, उसकी माँ को आपको पता होगा कि जो एक स्कॉर्पियन होता है वो डस लेता है ना। तो उसकी माँ के बारे में जब विलेजर्स को पता चलता है वो लोग क्या करते हैं, दे लीव हर अलोन, वो उसको अकेला छोड़ देते हैं। दे कम टू हेल्प हर विद सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स, वो उसकी मदद करते हैं अंधविश्वासों और रिचुअल्स, उनके जो रिवाज होते हैं उसके द्वारा। दे कॉल अ डॉक्टर इमीडिएटली, वो डॉक्टर को बुलाते हैं। या दे लाफ एट हर, वो उसके ऊपर हंसते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वो लोग जैसे ही उनको पता चलता है कि उसकी माँ को बिच्छू ने डस लिया है, तो क्या होता है, वो उनको सुपरस्टिशंस के द्वारा, यानी कि उनको अंधविश्वासों के द्वारा उनको ठीक करने की, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस पोयम में क्या था, पहले तो मैं आपको इस पोयम के बारे में बता देती हूँ। पोयम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसके पोएट का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताओ। इसके पोएट का नाम है नज़िम इज़ेकिल। ठीक है, नज़िम इज़ेकिल। और यहाँ पर जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कौन से सुपरस्टिशंस का सहारा लेते हैं, वो कुछ मंत्रास चैंट करते हैं, यानी कि मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। वो ये भी बोलते हैं कि ये जो इसकी माँ को बिच्छू ने काटा है वो इसीलिए काटा है क्योंकि इसने कोई ना कोई पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पाप किया होगा जिसका ये इसको सजा मिल रही है। ठीक है। मंत्रा चैंट करते हैं, उसके अलावा वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लग जाते हैं, जैसे कि उनके सामने इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, मतलब जो ये आपकी क्या बोलते हैं इसको, धूप बत्ती या अगरबत्ती वगैरह, इसको जलाने लग जाते हैं उसके सामने कि इससे शायद इसका जो जहर है वो कम हो जाए। ठीक है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि इससे शायद इसकी माँ का जो पेन है, जो दर्द है वो कम हो जाएगा। ठीक है। आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने कितनी सारी बातें जान ली, तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज आपकी रहने वाली है। चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, व्हाट क्वालिटी डज द पोएट डिजायर फॉर द वर्ल्ड इन द पोएम, यानी कि जो पोयम है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोयम के बारे में बात हो रही है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये पोयम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पोयम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब जल्दी से आप मुझे बताओगे, माइंड इज विदाउट फियर, जल्दी से आप मुझे बताओ कि इसको किसने लिखा है इस पोयम को। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। अच्छा, मान के चलती हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसके पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब आपको मुझे आंसर करना है, इस पोयम में पोएट क्या डिजायर करता है, मतलब उसकी क्या इच्छा होती है इस वर्ल्ड के लिए कि ये वर्ल्ड कैसा हो। साइलेंस हो, मतलब चुपचाप रहे। फियरलेसनेस हो यहाँ पर, इसका मतलब है कि कोई भी किसी से डरे ना। वेल्थ हो, बहुत सारा पैसा हो। या एम्बिशन हो, बहुत सारे लोग अच्छी, मतलब एम्बिशन के साथ हो, एम्बिशियस हो। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फियरलेसनेस। ठीक है। जो टैगोर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि ऐसा वर्ल्ड हो जहां पर सभी फ्री हो, फ्री फ्रॉम फियर, यानी किसी को किसी का डर ना हो। ठीक है। कोई किसी का गुलाम ना हो। जो नैरो माइंडेडनेस होती है, यानी कि छोटी सोच होती है, नैरो माइंड होते हैं जो, उनसे सबको आज़ादी मिले। इसके अलावा जहाँ पर ट्रुथ और नॉलेज प्रिवेल करे, जहाँ पर ट्रुथ एंड नॉलेज प्रिवेल करे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सच्चाई और आपका ज्ञान ये आगे बढ़ता हो, ना कि जहाँ पर लोगों में डर हो। ऐसा देश वो नहीं चाहते थे, ऐसा वर्ल्ड वो नहीं चाहते थे। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। पोयम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ गया आपका। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट हम करने वाले हैं। ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द ग्रैंडमदर्स हाउस सिंबलाइज इन द पोयम, यानी कि जो ग्रैंडमदर का हाउस है वो क्या सिंबलाइज करता है पोयम में। अब ये कौन सी पोयम है, इस पोयम का नाम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस। माय
ग्रैंडमदर्स हाउस। ठीक है, और आप मुझे जल्दी से बताओ कि इसकी पोएट कौन है। इसकी पोएट है आपकी कमला दास। ठीक है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास ने लिखा है। तो चलिए, ग्रैंडमदर का हाउस, कमला दास अपनी जो दादी हैं उनके बारे में बताती हैं कि उनकी ग्रैंडमदर का हाउस क्या सिंबलाइज करता है। उनकी ग्रैंडमदर का हाउस सिंबलाइज करता है लव, वार्मथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द पास्ट। यानी कि जब भी वो अपनी जो दादी हैं उनके घर के बारे में सोचती हैं, पास्ट के बारे में सोचती हैं, तो उन्हें बहुत सारा प्यार दिखाई देता है, वार्मथ दिखाई देती है। वहाँ पे वार्मथ का मतलब होता है कि एक वो गर्माहट जो वो अपनी दादी की बाहों में महसूस करती थी। ठीक है, वो प्यार, सिक्योरिटी दिखाई देती है वहां पर वो हमेशा अपने आप को सेफ समझती थी। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज इन द पोएम। जो पोएम है, कौन सी पोएम की बात हो रही है, अब आप जल्दी से बताएंगे। द रोड नॉट टेकन। ठीक है, द रोड नॉट टेकन ये पोएम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इस पोयम को। ठीक है, इस पोयम में जो रोड्स होते हैं, जो दो रोड होते हैं, मैंने आपको ये पोयम करवाई हुई है, एक इस तरीके के दो रोड होते हैं जहां पर जो पोएट है वो खड़ा होता है यहाँ पर। तो वो जो है वो एक रोड चूज करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो वो जो ये रोड है ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, तो ये जो है ये रोड ये चॉइस दिखा रहे हैं लाइफ में। यानी जो पोएट है उसके पास दो चॉइसेस है, उनमें से कोई एक चॉइस उसे करनी है। नेक्स्ट सी पार्ट, व्हाट डज द फ्रेज चेजिंग आफ्टर द ब्रोकन ड्रीम्स इम्प्लाई इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यानी कि जो फ्रेज है माइंड विद वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम में, इसमें चेजिंग आफ्टर द ब्रोकन ड्रीम्स यानी जब सपने टूट जाते हैं फिर उनका पीछा करने का क्या फायदा है, इस तरीके से जो फ्रेज आता है उसका क्या मतलब बनता है। It implies pursuing false और meaningless desires that do not help in growth। इसका मतलब ये है कि सपने टूटने के बाद उनका पीछा करने का मतलब ये बताया गया है पोएट ने कि जब आपके पास कोई डिजायर ऐसे हों जो बहुत फॉल्स हों, गलत हों, या फिर जो इनका कोई मतलब ही ना हो, बेमतलब की इच्छाएं अगर आप रखते हो और उनको अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो उससे कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको टेक्स्ट दिया जाता है, पूरा टेक्स्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं बस। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 3 मार्क्स का। चलिए, द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ड्रग अब्यूज treatment is to enable the patient to achieve a lasting abstinence, but the immediate goals are to reduce drug use, improve the patient's ability to function and minimize the मेडिकल एंड सोशल कर्स ऑफ ड्रग अब्यूज। यानी आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये पूरा पैसेज ड्रग अब्यूज के बारे में है। यानी जो लोग ड्रग लेके किसी को अब्यूज करते हैं या किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो जो ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं ड्रग्स के, ठीक है, और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या करता है, ये पेशेंट को, जो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ना सिर्फ एक एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि खुद की इच्छा से किसी भी तरीके के ये जो आपके ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, इनको त्यागना। ठीक है, तो इस तरीके का जो पेशेंट है उसको त्याग, ना सिर्फ इसका ये होता है, जो ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट है उसका सिर्फ ये एक गोल नहीं होता कि वो इस चीज़ को त्याग दे, बट उनका ये गोल भी होता है कि ये जो है ये ड्रग यूज़ को भी रिड्यूस करें, और इसके साथ साथ उनकी जो एबिलिटी है, पेशेंट की एबिलिटी है फंक्शन करने की, अपनी मेडिकल और सोशल जो कर्स, उसको मतलब आपको पता होगा कि जो बंदा जो ये अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, उसकी सोसाइटी में भी कोई इज्जत नहीं रहती है और ना ही उसका शरीर ठीक रहता है। तो वो एक तरीके से अपनी मेडिकल और सोशल जो उसके ऊपर एक कर्ज लग गया है। ठीक है, कर्ज का मतलब होता है एक तरीके का पाप या एक तरीके का श्राप। ठीक है, वो लग गया है, उसको वो ठीक कर सके। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम। बहुत तरीके के अलग अलग ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मेथड्स लास्ट
less than 6 months and residential therapy, medication therapy and drug free outpatient therapy। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो मेथड होते हैं वो 6 महीने से कम के होते हैं, और कुछ रेजिडेंशियल थेरेपी होती है, कुछ मेडिकेशन होती हैं, और इसके अलावा कुछ ड्रग फ्री आउटपेशेंट थेरेपी होती है। लॉन्गर टर्म ट्रीटमेंट में इंक्लूड, लॉन्गर टर्म ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, मेथाडोन मेंटेनेंस, आउटपेशेंट ट्रीटमेंट फॉर ओपिएट एडिक्ट्स एंड रेजिडेंशियल थेरेपेटिक कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट आपके आते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, चलिए अब हम ट्रू फॉल्स वाली क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने ये पूरा पूरा पैसेज पढ़ लिया, इसमें क्या दिया हुआ है ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आपको भी यही करना है। आप कुछ बच्चे होते हैं कि वो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको पढ़ते हैं, वो तरीका भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर मैंने पहले टेक्स्ट पढ़ लिया ताकि आसान हो। द फाइनल पर्पस ऑफ ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज टू इनेबल पेशेंट टू गिव अप ड्रग्स फॉर एवर। तो बताओ क्या फाइनल पर्पस ये होता है ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट का, जो ट्रीटमेंट पूरा चलाया जाता है, कि जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ड्रग को छोड़ दे। तो बिल्कुल सही होगा, यही होता है उसका पूरा, यही तो होता है उसका एक तरीके का गोल, है ना। सही है, यही आपसे ऊपर बताया था कि अल्टीमेट गोल यही होता है, अल्टीमेट और फाइनल एक ही बात है। द पैसेज बिलीव्स दैट ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। पैसेज क्या बिलीव करता है कि हाँ जो ड्रग ये पूरा अब्यूज ट्रीटमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है, बिल्कुल ट्रू है, यही बताया गया है। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, दोनों से आपको फायदा होगा। ड्रग अब्यूज इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सोसाइटी में जो ड्रग लेता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। ये देखो यहाँ पर आपकी नॉलेज के साथ साथ विजडम लगती है। ठीक है, मतलब इसको आप अगर देखोगे तो आप लॉजिक लगाओगे कि यार ये तो मतलब सोसाइटी में थोड़ी ना किसी को ड्रग अब्यूज से उसको अपनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मैच द फॉलोइंग वाला। इसमें आपको क्या करना है ये मैं बता देती हूँ। इफ आई वर यू से दिया हुआ है। इफ आई वर यू आपका चैप्टर है जो एक प्ले है बेसिकली, और ये प्ले में आपके कुछ इस तरीके से किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इन कैरेक्टर्स को इनके जो काम है, जो जिस तरीके के ये हैं उनके हिसाब से आपको मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर जिराल्ड है, फिर इंट्रूडर है, क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले, सेटिंग ऑफ द प्ले। तो जिराल्ड की अगर हम बात करें तो जिराल्ड क्या है, जो एक प्रोटैगनिस्ट है हु यूजेस विट, मतलब जो एक तरीके से अपनी जो बुद्धि है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, एक प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है जिराल्ड को। इंट्रूडर की अगर हम बात करें तो इंट्रूडर कौन है, इंट्रूडर एक क्रिमिनल है। ठीक है, जो प्लान करता है उसकी आइडेंटिटी, किसकी, जेरार्ड की आइडेंटिटी को छीनने का। ठीक है, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको समझ आ जाएगा। क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले, क्लाइमैक्स में क्या होता है, क्लाइमैक्स में वो लॉक हो जाता है कबर्ड में, है ना। उसके बाद सेटिंग ऑफ द प्ले, सेटिंग कहाँ पर है इस प्ले की, द जिरार्ड्स कॉटेज, जिरार्ड के कॉटेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, उनमें से आपको अच्छा पीछे पीछे जो हमने अभी ये इफ आई वर यू पढ़ा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जो प्ले है ये आपके किसने लिखा है, डगलस जेम्स ने, डगलस जेम्स ने आपका लिखा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद आपको पता है जिरार्ड जो होता है वो कैसा होता है, जिरार्ड जो है वो एक प्ले राइट है। ठीक है, प्ले राइट है, और इसके अलावा वो विटी प्ले करता है। मतलब विटी आप समझते होंगे, विटी जिन बच्चों को पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, इंट्रूडर क्या होता है, इंट्रूडर एक क्रिमिनल होता है। इंट्रूडर एक क्रिमिनल होता है जो जिरार्ड को इम्पर्सोनेट करना चाहता है, यानी कि उसको अपने बंदी बना के रखना चाहता है, फिर उसकी आइडेंटिटी छीन के वो रहना चाहता है। और लास्ट में क्लाइमेक्स में क्या होता है, जिरार्ड जो है वो लॉक हो जाता है, जिरार्ड लॉक हो जाता है कहाँ पे, कबर्ड में, कबर्ड में, है ना। जिरार्ड नहीं, सॉरी जिरार्ड नहीं, जिरार्ड इंट्रूडर को लॉक कर देता है कबर्ड में। उसके बाद वो क्या करता है, वो उसके बाद कॉल करता है पुलिस को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फादर वांट फॉर हिज सन। उसके जो पिता हैं वो क्या चाहते हैं उसके लिए, मतलब जो पिता हैं वो उसके लिए क्या चाहते हैं। वो उसके लिए लाइफ ऑफ वेल्थ चाहते हैं, मतलब बहुत पैसे वाली लाइफ, इंडिपेंडेंस की लाइफ चाहते हैं, यानी वो आज़ादी से रहे, लग्जरी लाइफ चाहते हैं जिसमें वही पैसा हो, बहुत सारी ऐशो आराम शानो शोहरत हो, या फिर हार्डशिप की लाइफ चाहते हैं कि उसमें बहुत कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिपेंडेंस लाइफ चाहते हैं वो उसके लिए, यानी इसमें जिसमें वो बहुत मतलब आज़ाद तरीके से रहे। तो ये जो है आपका फादर वांट, ये जो है ये आपका लिया गया है, पोयम है आपकी फादर टू सन करके, फादर टू सन करके पोयम है, जिसको आपका लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, ठीक है। जिसमें उसके जो फादर हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपनी जो चॉइसेस हैं, मतलब खुद की चॉइसेस वो अपने आप ले, जो भी उसको बनना है, जो भी उसको चुनना है वो अपने आप करे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वो उनके साथ क्लोजनेस में रहे, मतलब हमेशा उनके पास रहे, ठीक है। नेक्स्ट है बी, व्हाट हैपेंस टू बलदेव इन द टनल। बलदेव वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, द टाइगर इन द टनल, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपने अगर मेरे साथ वो चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया हुआ है। आपको पता होगा बलदेव जो होता है वो एक वॉचमैन होता है, बलदेव एक वॉचमैन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेवली फाइट करता है। किससे फाइट करता है? एक्स की मदद से, जो उसकी पुश्तैनी एक्स होती है, ठीक है। एक्स एक कुल्हाड़ी टाइप होती है, ठीक है। और ब्रेवली वो फाइट करता है टाइगर से। किससे? टाइगर से, जिसमें एंड में वो टाइगर को तो मार देता है, लेकिन टाइगर के नाखून उसको लगने की वजह से बलदेव की भी मौत हो जाती है। जहां पर उसका जो बेटा है तेम्बू, तेम्बू वो क्या करता है, वो उसकी मौत के बाद, बलदेव की मौत के बाद उसी जगह पे, उसी टनल के पास अपनी नौकरी करता है, क्योंकि बलदेव जो है वो अकेला कमाने वाला था। उसके बाद तेम्बू बचता है तो तेम्बू जो है उसकी मदद करता है। मतलब कहने का मतलब ये, बलदेव नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है लड़के को, तेम्बू को ही काम करना पड़ेगा। तो जब बलदेव जो है वो टनल में क्या होता है, ही डिस्कवर्स ट्रेजर, उसको खजाना मिलता है, ही इज अटैक्ड बाय द टाइगर। तो बी आंसर हो जाएगा, वो टाइगर के द्वारा अटैक किया जाता है ना, टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ही सेव्स तेम्बू, तेम्बू को बचाता है, तेम्बू को नहीं बचाता वो, क्योंकि तेम्बू को तो वो टेंट में वही छोड़ के जाता है ना। ही एस्केप अनस्कैथ। तो इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका नॉन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैसेज पूरा दिया गया है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करनी है फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंसेस हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम पहले देख लेंगे। देखो इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंसेस वालों में ना आप पढ़ लो, ग्रीनफील्ड पार्क सर्व एज अ डैश एस्केप फॉर सिटी इनहैबिटेंट्स, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड पार्क क्या होता है, देखो इनहैबिटेंट्स ये आ गया, इनहैबिटेंट्स आ गया, सर्व्ड यहाँ आ गया, इट जो है ये इट इसी के लिए होगा, ग्रीनफील्ड पार्क के लिए ही होगा, है ना। तो ये क्या एस्केप, ये एक ट्रैंक्विल एस्केप। ट्रैंक्विल का मतलब होता है, देखो मैंने कुछ पैसेज वैसेज कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे समझ आ गया कि ये लाइन यहाँ से ये लाइन है, यहाँ से लाइन एंड में इनहेबिटेंट्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रैंक्विल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक शांत जगह। ग्रीनफील्ड जो पार्क है एक मतलब बसलिंग सिटी में, बसलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है या बहुत बहुत ज़्यादा हर वक्त चलती रहती है वो बहुत तेज़ी में, तो उस सिटी में एक पार्क है छोटा सा, ग्रीनफील्ड पार्क बोलते हैं उसको। वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो अर्बन केओस से बचने के लिए उस शांत सी जगह पर आते हैं जो उनको शांति देती है, ठीक है। अब देखो आगे सेकंड भी ऐसे ही निकालते हैं। इन ऑटम, ऑटम वाली बात हो रही है, द लीव्स टर्न वाइब्रेंट शेड्स ऑफ डैश एंड डैश, डैश एंड रेड, ठीक है। तो देखते हैं ये आ गया आपका ऑटम, ऑटम द लीव्स टर्न्ड वाइब्रेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड, देखो मिल गया ना हमें। तो वाइब्रेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज रेड में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। लोकल वॉलंटियर्स प्राइड देमसेल्व इन द डैश, इन डैश द पार्क। तो हम लोकल देख लेते हैं, कहाँ है ये रहा,
local volunteers took pride in maintaining the park. तो किस चीज में वो अपने आप को गर्व महसूस करती हैं? जब वो उस पार्क की मेंटेनेंस करते हैं। इन मेंटेनिंग द पार्क। हो गया आपका? इजी था? कुछ पढ़ा हमने? कुछ नहीं पढ़ा। बस हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली लाइंस ढूंढनी है, वो हमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं जो कि आपके इनमें दिए हुए हैं, और वही कीवर्ड्स फिर हमें यहाँ देखने हैं, पैसेज में हमें ढूंढने होते हैं, है ना? हो गया ना हमारा फर्स्ट। उसके बाद देखो, choose the correct alternative. Greenfield Park is located in a dash area. तो ग्रीनफील्ड पार्क कहाँ पर है? एक बस्लिंग सिटी में है। इन द हार्ट ऑफ द बस्लिंग सिटी देयर वाज अ स्मॉल पार्क नोन एज ग्रीनफील्ड पार्क। तो बस्लिंग सिटी में है वो पार्क, ठीक है? बस्लिंग सिटी में है। देख लेते हैं बस्लिंग है या नहीं है। रूरल है, सब अर्बन है, रिमोट है, बस्लिंग है। तो इसका आंसर सीधी सीधी से सी हो जाएगा, ठीक है? सी फॉर बताओ बस्लिंग हो जाएगा, ठीक है? अगला बी, द पॉन्ड इन द पार्क इज होम टू डैश। द पॉन्ड इन द पार्क इज होम टू डैश। जो पार्क में एक पॉन्ड है ना, छोटा सा तालाब है, वो किस चीज का घर है? कौन रहता है वहां पर? द पार्क वॉज ऑल्सो होम टू मैनी ब्यूटिफुल ट्रीज विच प्रोवाइडेड शेड ऑन सनी डेज। अच्छा, यहाँ नहीं मिला हमें। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। वन ऑफ आवर फेवरेट स्पॉट्स इन द पार्क वॉज द पॉन्ड। मिल गया पॉन्ड, जहाँ पर डक्स फ्लॉट करती हैं लेजीली एंड फैमिलीज ऑफन फेड देम ब्रेड क्रम्स। तो कौन है उस पॉन्ड में? डक्स, ठीक है? तो देखते हैं, फिश, टर्टल, फ्रॉग, डक। डक हमारा मिल गया सी में। सी पार्ट देखते हैं। व्हाट डज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज टू डील विद लिटर इन द पार्क। यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है उस पार्क में, तो कम्युनिटी क्या करती हैं उस कूड़े कचरे को हटाने के लिए? तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कम्युनिटी आ गया। सिटी ऑफिशियल हैड टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी क्लीन अप डेज। क्या करती हैं कम्युनिटी? क्लीन अप डेज हेल्ड करती हैं, ठीक है? तो आर्ट फेयर नो, म्यूजिक कॉन्सर्ट नो, स्पोर्टिंग इवेंट नो, क्लीन अप डेज, ठीक है? तो कम्युनिटी जो है हमारी ऑर्गेनाइज करती है उस ग्रीनफील्ड पार्क में क्लीन अप डेज को। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आपका पैसेज दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है? उस पैसेज में से आपको ट्रू और फॉल्स निकालना है। सेम वही तरीका है आपका, ठीक है? तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। पूरे पैसेज को आप एक बार पॉज करके वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ ये आंसर। चलिए तो देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। देखो, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड स्टैंड्स टॉल एट 8848 मीटर अबव सी लेवल। तो ये पूरा पैसेज माउंट एवरेस्ट के बारे में होने वाला है। तो देखो, ट्रू फॉल्स हमें बताना है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड एंटायरली इन नेपाल। क्या माउंट एवरेस्ट एंटायरली नेपाल में है? यहाँ देख लो, कीवर्ड मिल गया लोकेटेड। लोकेटेड इन द हिमालयाज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। अब देख लिया आपने, यहाँ पर इसने बोला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो एंटायरली नेपाल में है। इसका मतलब कह रहा है कि पूरी तरह से नेपाल में आते हैं। ऐसा तो यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर तो बोला है कि जो बॉर्डर है, मतलब हिमालय में आते हैं, ये पूरे के पूरे जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालयाज में आते हैं, लेकिन वो बॉर्डर पड़ता है नेपाल और तिब्बत का, मतलब जो चाइना में तिब्बत है उसका, ठीक है? तो इसका मतलब इसका हो जाएगा फॉल्स। अगला है सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो देख लेते हैं इनका नाम कहाँ पर आ रहा है। ये रहा, एडमंड हिलरे ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे अ शेर्पा ऑफ नेपाल। द फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज अचीव्ड इन 1953। यानी जो सक्सेसफुल असेंट था, इसकी जो चढ़ाई थी माउंट एवरेस्ट की, वो सबसे पहले इन लोगों ने की थी। तो इसका मतलब सही आ रहा है ये, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग एवरेस्ट पॉजेस नो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क। यानी अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो उससे कोई आपको हेल्थ रिस्क नहीं होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, विद वाइल मेनी क्लाइंबर्स एस्पायर टू रीच द समिट, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत, मतलब यहाँ पर तो आप अपनी विजडम का भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर इसने बोला है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से आपको कोई हेल्थ रिस्क
नहीं होंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं ना। माउंट एवरेस्ट सबसे सबसे ऊंची चोटी है, उस पर कोई बंदा चढ़ेगा तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो वहां पर हेल्थ रिस्क तो ऑब्वियस सी बातें बढ़ेंगे, मर भी जाते हैं लोग, और ऊपर से ठंड कितनी होती है वहां पर। तो इसका मतलब है ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। लेकिन मैं आपको इस पैसेज से बताऊंगी। देखो, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड प्रेजेंस सीरियस हेल्थ रिस्क। सीरियस हेल्थ रिस्क यानी कि जो एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड है, जो इतनी ऊंचाई है, यहाँ पर अगर कोई बंदा जाना भी चाहेगा ना, यहीं पर वो दम तोड़ देगा। इतनी ऊंचाई है उसकी, 8848 मीटर्स, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क होते हैं। और इसने क्या बोला कि वहां पर कोई हेल्थ रिस्क नहीं होता, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्लाइंबर्स अटेम्प्टिंग टू रीच द समिट हैज डिक्रीज्ड ओवर द इयर्स। यानी जो नंबर ऑफ क्लाइंबर्स हैं, जो उसकी चढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो समिट तक पहुंचने वालों की जो संख्या है वो साल दर साल कम होती जा रही है, ये इसने बोला है। लेट्स सी ये सही है नहीं है, देख लेते हैं। Mount Everest has increased, the popularity of climbing Everest has increased। कि जो पॉपुलैरिटी है ना एवरेस्ट पे चढ़ने की, वो तो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, तो लीडिंग अ बूम इन टूरिज्म, और उससे टूरिज्म पे भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और लेकिन इसने बोला कि ये तो है, ये तो डिक्रीज हुई है, इसका मतलब सीधी सी बात है ये फॉल्स है। इंक्रीज लिखा होता तो इसका मतलब वो सही होता है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर भी नो नहीं लिखा होता ना तो ये भी ट्रू होता। लोकल शेरपा गाइड्स आर ऑफन हायर्ड फॉर क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन। यानी एक्सपेडिशन पे जाने के लिए जो लोकल शेरपा होते हैं वहाँ के, उन गाइड्स को हायर किया जाता है। तो देख लेते हैं एक्सपेडिशन वर्ड, देखते हैं जो हमारा की वर्ड है वो कहीं लिखा हुआ है। तो देखो ये रहा, क्लाइंबर्स मस्ट प्रिपेयर एक्सटेंसिवली एंड हायर experienced guides often from local शेरपा communities। करेक्ट है, इसका मतलब क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए एक्सटेंसिवली, यानी बहुत अच्छे तरीके से, और उनको एक्सपीरियंस गाइड्स को हायर करना चाहिए जो कि लोकल शेरपा कम्युनिटी के होते हैं। इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैव राइजन ड्यू टू इंक्रीज टूरिज्म ऑन द माउंट एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट पे जो है बहुत ज़्यादा इतनी पॉपुलैरिटी होने की वजह से जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो हमने वो इंक्रीज वाला देखा था यहाँ पे, तो यहीं से हमें आंसर मिलेगा, लीडिंग टू बूम इन टूरिज्म। टूरिज्म तो बढ़ रहा है, हाउएवर हालांकि दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल कंसर्न्स एज वेस्ट एक्यूमुलेट्स ऑन द माउंटेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भी आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ता है तो माउंट एवरेस्ट पे वैसे वैसे जो वेस्ट है, गंदगी है, वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा आपका पैसेज था, और इसमें हमारी मेन जो चीज़ें थी ना वो यही थी कि आपको कैसे इन पैसेज को सॉल्व करना होता है। आपको ज़्यादा, मैं आपसे बोल ही नहीं रही हूँ कि आप पूरा पैसेज पढ़ो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स उठाने होंगे। जैसे यहाँ पर इसने बोला माउंट एवरेस्ट पूरी तरीके से लोकेटेड है नेपाल में, तो कीवर्ड क्या हो गया? लोकेटेड। तो आप देख लो पैसेज में फर्स्ट सेकंड लाइन में ही आपको लोकेटेड मिल जाएगा। देखो ये रहा, लोकेटेड मिल गया। तो लोकेट कहाँ पर करते हैं? हिमालयाज में, और बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो चाइना और नेपाल में आ रहा है, अगर इनके बॉर्डर्स पे आ रहा है तो इसका मतलब जरूरी, मतलब नेपाल में पूरी तरीके से नहीं आ रहा, इसका मतलब साफ साफ है कि ये फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है सेक्शन सी, एंड दैट इज ग्रामर सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इस सेक्शन को हम ढंग से और आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप पहले इन क्वेश्चन को पढ़ लो। इस क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी गई है। इन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब को आपको जो है लिखना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। ए पार्ट में आपसे पूछा गया है, ही इज केपेबल ऑफ डैश। सॉल्व दी हुई है वर्ब आपकी, सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी
वो कैपेबल है, वो किस चीज के कैपेबल है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्विंग। ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग। ही इज कैपेबल ऑफ, क्योंकि जो कैपेबल ऑफ है ना, कैपेबल ऑफ है, ये आपकी जो एक वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है, तो कैपेबल ऑफ सॉल्विंग आ जाएगा। वाइल आई डैश वॉक वर्ब दी हुई है, थ्रू द मॉल आई सो एन ओल्ड फ्रेंड। अच्छा, बहुत से बच्चे ना एक गलती कर देते हैं इसमें, उनको दिखाई दे गया कि ये वॉक है, तो इसका मतलब उनको लगता है कि पेपर में इस तरीके से लिखना है। ये आपको मान लो पेपर है, आपने यहाँ पर लिख दिया बी पार्ट कर रहे हैं हम, वाइल आई वॉक, मतलब उनको लगता है कि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे, इसकी जगह पे ब्लैंक की जगह पे, और उसके बाद ये सब लिख देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको वर्ब जो दी हुई है ना, ये जो अप्रोप्रिएट, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, इसकी सही फॉर्म आपको लगानी होती है। तो देखो, वाइल आई डैश थ्रू द मॉल, आई वॉकड थ्रू द मॉल, आई सो एन ओल्ड फ्रेंड। मैंने एक ओल्ड फ्रेंड को देखा, यानी आप देख चुके हो, ठीक है। आप जब कहाँ से जा रहे थे? आप जब मॉल से जा रहे थे तो आपने एक ओल्ड फ्रेंड को देखा, बहुत पुराने फ्रेंड को देखा। तो हो चुकी है वो बात, इसका मतलब पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है तो ईडी फॉर्म आएगी, ठीक है, वॉकड, वॉकड, ठीक है। तो क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होती है वॉक की, ईडी फॉर्म हो जाती है, ईडी लग जाता है पीछे। शी ऑलवेज डैश फॉरगेट टू ब्रिंग हर बुक्स टू क्लास, यानी वो हमेशा भूल जाती है अपनी बुक्स को क्लास में लाना। तो हम क्या करेंगे? वो हमेशा भूल जाती है अपनी क्लास को बुक्स को क्लास में लाना, तो शी ऑलवेज फॉरगेट्स क्यों होगा? क्योंकि ये एक परफेक्ट आपकी इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इसीलिए। चलिए, फॉरगेट्स। और ये भी देख लेना कि जो शी है वो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा प्लूरल लगती है, ये बात तो आपको पता होगी। और अगर आपके पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर, ठीक है, वर्ब लगेगी। जैसे अगर मैं बोलूं दे, दे के साथ दे हैव लगेगा या हैज लगेगा? बताओ, दे हैव लगेगा या हैज लगेगा? दे हैव, दे हैव गॉन टू टेम्पल, दे डैश गोन टू टेम्पल। बताओ, हैव आएगा या हैज आएगा? कमेंट में मुझे आप बताना ही, ठीक है। बस ये देखो कि दे जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है, आपको ये पता होगा कि ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दे अगर प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा? कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, choose the correct alternative in the sentence it is important to respect the rules। to respect क्या है? to respect एक gerund है, infinitive है, finite verb है, participle है। ये आपको कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। पॉज करिए वीडियो को जल्दी से फटाफट। आई होप आप लोग कॉपी लेके ज़रूर बैठे होंगे और इनका साथ साथ आंसर कर रहे होंगे। अगर कॉपी नहीं भी है साथ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, ठीक है। मैं आपके लिए 5 सेकेंड्स का पॉज कर रही हूँ, 5 सेकेंड्स के लिए। जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट में आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो रिस्पेक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द रूल्स, यानी कि
बहुत ज़रूरी होता है रूल्स को रिस्पेक्ट करना। तो ये जो टू रिस्पेक्ट है ना, ये जो टू रिस्पेक्ट है ये आपका इन्फिनेटिव होता है, ये आपका इन्फिनेटिव होता है। चलिए अब हम समझते हैं, इसी क्वेश्चन से मैं आपको जेरेंड, फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, इन सब के बारे में बताती हूँ। इन्फिनेटिव कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, जो टू रिस्पेक्ट है आपका, जो आपका टू रिस्पेक्ट है, उसमें ये जो टू है वो तो है ही, उसके साथ साथ वर्ब लगी हुई है। वर्ब कौन सी लगी हुई है? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर टू के साथ कोई भी वर्ब दी हुई हो तो वो एक इन्फिनेटिव होता है। टू के साथ अगर कोई भी वर्ब दी हो तो ये एक इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल टू ओवरकम, टू ओवरकम, ही हैज टू ओवरकम इस फियर, यानी उसको इस फियर से, उस इस जो डर है उसका, उससे बाहर निकलना ही होगा। टू ओवरकम क्या हो जाएगा? एक इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, ही हैज टू कम, ही हैज टू कम, उसको आना ही होगा। टू कम क्या हो जाएगा? टू तो है साथ में उसके वर्ब लगी हुई है, कौन सी वर्ब है? कम, कम वर्ब है ना? तो इसका मतलब ये एक इन्फिनेटिव है। उम्मीद करती हूँ आप इन्फिनेटिव समझ गए होंगे। इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू के साथ वर्ब होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं जिरंड क्या होता है। जो आपका जिरंड है, आखिर ये क्या भला है? तो जिरंड का मतलब होता है, जिरंड में कहीं भी आपको अगर वर्ब के साथ आईएनजी एज अ नाउन यूज होती हुई दिखाई दे, वर्ब के साथ आईएनजी कहीं भी अगर एज अ नाउन यूज हो रही हो तो ये हमारी जिरंड होती है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, जैसे स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? एक जिरंड है। क्यों है? क्योंकि स्विम, स्विम क्या है? स्विम एक वर्ब है। स्विम का मतलब एक वर्ब ही तो है, तैरना, तैरना एक वर्ब होगी, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये एक जिरंड बन जाता है। और अगर हम इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तभी ये एक जिरंड कहलाएगा। ठीक है, जिरंड मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल आखिर क्या होता है? पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल में अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगी है, अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने बोला कि ये तो जिरंड होता है। वर्ब के साथ, बेटा ध्यान से पहले सुनो, वर्ब के साथ आईएनजी अगर एज अ नाउन यूज हो रही हो तो वो जिरंड होगी। वर्ब के साथ आईएनजी एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही हो तो वो एक पार्टिसिपल होगा। ठीक है, जैसे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक वर्ब है। सॉरी, नहीं, इंटरेस्ट एक वर्ब नहीं है, गलत एग्जांपल दे दिया। अच्छा, एग्जांपल मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका, पार्टिसिपल का। इंटरेस्ट वर्ब नहीं है, इंटरेस्ट हमारे पास एक, देखो यहाँ से समझेंगे, बी पार्ट से समझते हैं। देखो, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सेंटेंस है जिसमें आपका नॉन फाइनाइट वर्ब दिखाई हुई है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब हम यहाँ से समझेंगे। जैसे देखो, स्विमिंग दिया हुआ है, स्विमिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्विमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्विमिंग क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, स्विमिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, मैं यहाँ पर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझा रही हूँ। शी इज प्लेइंग, प्लेइंग यानी कि वो खेल रही है। अब इसके आगे क्या आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है? क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है? ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी वर्ब हो गई। इज जो है और प्लेइंग जो है ये आपका जरंड हो गया। ठीक है, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि ये बताने की कि वो क्या खेल रही है।
वो खेल रही है, ये भी ठीक है। वो क्या खेल रही है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो शी लव्स स्विमिंग इन द ओशन, उसको स्विमिंग पसंद है ओशन में। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो स्विमिंग वर्ड है, ये जो वर्ब है स्विमिंग, यहाँ पर शी लव्स स्विमिंग, उसको तैराकी पसंद है। आप ये भी बोल सकते हो, और अगर आप इतना बोलोगे उसको तैराकी पसंद है, ये भी चल जाएगा। अगर आप ये बताना चाहते हो कि उसको समुद्र में तैराकी पसंद है, तो वो भी चल जाएगा, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब स्विमिंग ओशियन में है पसंद, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की, ये जो ओशियन ऑब्जेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी ए हो जाएगी। अब जैसे देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ही प्लेज, वो खेलता है। ही प्लेज, वो खेलता है। क्या खेलता है भाई, बताओ तो सही। वो खेलता है फुटबॉल एवरी वीकेंड, वो हर हफ्ते फुटबॉल खेलता है। दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर, ये जो वर्ब है आर, ये इसके आगे आपको, अगर आप बोलोगे दे आर, फिर आपसे बंदा पूछेगा ना सामने वाला कि दे आर क्या, आगे तो बोल, ऑब्जेक्ट तो यूज कर। दे आर गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहे हैं। वी वॉच्ड, हमने देखा। क्या आप इतना बोल के रुक सकते हो, हमने देखा? आपको ये भी तो बताना पड़ेगा आपने क्या देखा, है ना। तो इसका मतलब है आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ये रहा आपका सनसेट। ठीक है, तो हमने देखा क्या, सनसेट देखा कल, जो आपका गया हुआ कल है उसको देखा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझ आ गया हो, इन्फिनेटिव, जिरंड, फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख लेना। इन द सेंटेंस जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स मी हेल्दी, जॉगिंग क्या है, एक बताओ, जॉगिंग क्या है? जॉगिंग एक जिरंड है, जॉगिंग एक जिरंड है। पार्टिसिपल नहीं बन सकती। पार्टिसिपल क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि पार्टिसिपल के आगे टू लगता है, नहीं है। इन्फिनेटिव नहीं बनती, उसके आगे भी टू लगेगा। फाइनाइट वर्ब नहीं बन सकती, फाइनाइट वर्ब नहीं बन सकती, क्योंकि फाइनाइट वर्ब जो होती है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फाइनाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन जॉगिंग, आप बोलते हो ना जॉगिंग करने जा रहा हूँ, तो इसको कोई मतलब जरूरत नहीं है ना, कि आप ये नहीं बताओगे ना कि मैं कहाँ करने जा रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पार्क पार्क में ही आप जॉगिंग करने जाएंगे। तो इसीलिए जॉगिंग एक जरंड हो जाएगी। इन द सेंटेंस आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री, रीडिंग इज डैश, रीडिंग, रीडिंग क्या है बताओ? रीडिंग एक जिरंड है, पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है। बताओ रीडिंग क्या है? रीडिंग एक जिरंड है। रीडिंग एक जिरंड क्या है? क्योंकि रीड वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है। ठीक है, रीड वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है, वर्ब के साथ आईएनजी ज्यादातर जिरंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से आपको बनाना है, मतलब डब्ल्यू एच से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो मुझे पता है आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में जानकारी बहुत ही बच्चों को होती है, बहुत बच्चों को नहीं होती है। तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, और आपका वाई, वाई का मतलब क्यों। व्हेन, व्हेन का मतलब कब। ठीक है, वाई, और हाउ, हाउ का मतलब होता है, जो ये एच है ना इसमें, डब्ल्यू एच में एच जो है ना, एच ये हाउ के लिए, हाउ का मतलब कैसे। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। और बताओ आप मुझे कमेंट में बताओ और कौन से होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स। हाँ जी, बस इतना ही मुझे याद आ रहा है। होम भी होता है। ठीक है, होम जो होता है, होम एक अलग वर्ड है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ए पार्ट में ना पहले आप देखना ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आंसर, ये दिया हुआ है आंसर, ये दिया हुआ है आंसर। पहला बंदा क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद बंदा आंसर कर रहा है, पहले आप आंसर पढ़ो। आई एम प्लानिंग टू गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाने का प्लान कर रहा हूँ, मैं मुंबई जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो सामने वाले बंदे ने क्या सवाल पूछा होगा, आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। डैश आर यू प्लानिंग टू विजिट ड्यूरिंग योर वेकेशन, आप अपनी वेकेशन में कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, यही सवाल होगा ना। तो
वेयर, कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर, है ना इजी, है ना सिंपल, बस इनको याद कर लेना, वॉट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों। और मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ आप 12th क्लास में हो, इतना तो आपको पता होगा। चलिए अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। अब देखो इसका आंसर देखो, ओनली मिस्टर शर्मा। अब यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ मिस्टर शर्मा। चलिए तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। डैश कैन हेल्प यू विद योर मैथ प्रॉब्लम, यानी अच्छा हाँ एक और होता है हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो डैश कैन हेल्प यू विद योर मैथ्स प्रॉब्लम का मतलब है आपकी मदद कर सकते हैं मैथ प्रॉब्लम में, ये क्वेश्चन बनाना है हमें, आपकी मदद कर सकते हैं मैथ प्रॉब्लम में। तो क्या पूछा होगा कि आपकी मदद कौन कर सकते हैं, हु कैन हेल्प यू विद योर मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आंसर में आया ओनली मिस्टर शर्मा, कि सिर्फ मिस्टर शर्मा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारी आ गई है सेक्शन डी, ये आपकी फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है, जहाँ पर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने हैं इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्लोजिंग ऑफ अ फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल ईमेल के लिए इनमें से कौन सी क्लोजिंग सबसे सही है। चीयर्स लिखना, अच्छा आप अगर एक फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो, आप मान लो अपने एनआईएस के चेयरमैन को फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो, तो आप इसमें लास्ट में लिखोगे ओके बेस्टी चीयर्स, नहीं ना, गलत हो जाएगा वो, तो फिर इनफॉर्मल वे हो जाएगा। टेक केयर ये भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम टेक केयर अपने लव्ड वंस को लिखते हैं या हम जिसे जानते हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। लव ये तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, लास्ट में हम लिखते हैं फॉर्मली ईमेल में रिगार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट, जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट को राइट करते हैं, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे, पर्सनल ओपिनियंस आने चाहिए, नहीं पर्सनल ओपिनियंस तो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, समरी ऑफ द फाइंडिंग्स, कि हमने क्या ढूंढा, रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट में समरी का क्या काम, समरी तो नहीं आनी चाहिए हमने क्या ढूंढा। द डिटेल्ड एनालिसिस, या डिटेल्ड एनालिसिस आना चाहिए, नहीं। द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट को लिखने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, वो आना चाहिए। नेक्स्ट है सी, विच फ्रेज इज बेस्ट फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट इन फॉर्मल लेटर, इनमें से कौन सा ऐसा फ्रेज है जो कि हम एक फॉर्मल लेटर को लिखते टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू, क्या फॉर्मल लेटर में आप कैन यू यानी कि ये लिखोगे कैन, नहीं, फॉर्मल में हम ज्यादातर मे का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रेज आपका मे जो है वो इस्तेमाल होता है। कैन का इस्तेमाल हम इनफॉर्मल जो हमारे ईमेल्स या लेटर्स होती है उनमें करते हैं। आई वुड लाइक यू टू, क्या आई वुड लाइक यू टू बिल्कुल सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप दूसरे बंदे को ये कह रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ, नहीं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे फॉर्मल लेटर में। यू नीड टू, कि तुम्हें करना ही होगा, ये भी नहीं बोलेंगे। प्लीज कंसीडर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक रिक्वेस्ट टोन में ये बोल रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट करने के टोन में ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर, कवर लेटर लिखने का एक प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू लिस्ट ऑल प्रीवियस जॉब्स, की जितनी भी प्रीवियस जॉब्स हैं उनको बताना, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को बताना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, समराइज करना एकेडमिक अचीवमेंट्स को, या फिर डिस्क्राइब करना पर्सनल हॉबीज को। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। कवर लेटर जब हम लिखते हैं तो उसमें हम अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ अपने इंटरेस्ट को भी बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं या हम ये कवर लेटर क्यों लिख रहे हैं। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देम एज ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ईमेल्स शुड नेवर यूज अ सैल्यूटेशन, यानी ईमेल्स में कभी भी सैल्यूटेशन नहीं होना चाहिए। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर, मैडम, इस तरीके से हम इस्तेमाल जो करते हैं, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये कह रहा नहीं होना चाहिए,
हम कह रहे हैं होना चाहिए, तो मतलब ये गलत है ना, हम तो कभी गलत हो नहीं सकते। मजाक कर रही हूँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट शुड स्टेट इट्स पर्पस क्लियरली, यानी जो रिपोर्ट का एक इंट्रोडक्शन होता है वो अपने पर्पस को क्लियरली उसको दिखाना आना चाहिए। मतलब अगर आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें आप अगर रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में पर्पस ही नहीं दिखा रहे हो, मतलब क्या उद्देश्य है उसका लिखने का, तो क्या वो सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। हमें जो रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसी में हमें उसमें पर्पस बता देना चाहिए, तो बिल्कुल ट्रू है। कॉन्ट्रैक्शंस लाइक कांट और वांट आर एनकरेज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म करते हैं ना, जैसे आई विल की शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं आई, इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म्स जो कांट और वांट है, ये इस्तेमाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए फॉर्मल राइटिंग में? तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें जो है आई कैन नॉट इस तरीके से ही लिखेंगे, आई वुड नॉट ये इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। कैन नॉट, आई कैंट का मतलब होता है आई कैन नॉट, आई वॉन्ट का मतलब होता है आई वुड नॉट। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म्स यूज होनी चाहिए, ना कि ये वाली। इन अ रेज्यूमे इट इज एक्सेप्टेबल टू इंक्लूड पर्सनल हॉबीज। एक रेज्यूमे में पर्सनल हॉबीज जो हैं आप ये मतलब आप लिखोगे तो ये एक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ट्रू आएगा इसका आंसर। लेकिन ये तभी ट्रू है जब वो उसमें पूछ रहा हो, यानी अगर वो रेलिवेंटली पूछ रहा हो तो वो सही है। वैसे ज्यादातर रिज्यूमे में पर्सनल हॉबीज आप लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। तो व्हाट टाइप ऑफ लेटर ऑफन सीक्स इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन? कौन सा लेटर होता है जिसमें या तो इंफॉर्मेशन के बारे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है या क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है? तो वो लेटर जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। ठीक है, इंक्वायरी लेटर, क्योंकि इंक्वायरी लेटर में हम इंक्वायर कर रहे होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, इंक्वायरी ले रहे होते हैं। ठीक है, जानकारी। नेक्स्ट बी पार्ट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ लिस्ट ऑफ अ पर्सन्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस? कौन सी टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है एक पर्सन के एक्सपीरियंस और उसके क्वालिफिकेशंस को? तो वो टर्म होती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताओ। रेज्यूमे या फिर सीवी, जिसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम वाइटे। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन ई आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन फर्स्ट में मैं दोनों ऑप्शन आपको करवाने वाली हूँ। इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट है ऑप्शन फर्स्ट में। 15th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर। व्हाट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर अ रिसेप्शनिस्ट? एक रिसेप्शनिस्ट के लिए एक एसेंशियल स्किल कौन सी होती है, इनमें से आपको बताना है। उसको एडवांस टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई रिसेप्शन पे बैठा है, ठीक है, आप उसके पास जा रहे हो, मान लो आप रिसेप्शन पे बैठे हो, यहाँ पे मैं आपके पास आई, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आपको मैं आपसे आके ये तो नहीं पूछूंगी ना कि आपको टेक्निकल स्किल्स आती है नहीं आती हैं। एक रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, पहले तो आपको ये बताना है। रिसेप्शनिस्ट का काम ये होता है कि वो जो भी उनके हेल्प डेस्क पे आए उनकी वो मदद कर सके, उनको गाइड कर सके। अगर उन्हें किसी भी, जैसे मान लीजिए वो रिसेप्शनिस्ट है हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। वो क्या करेगी टेक्निकल स्किल्स का? हाँ मानती हूँ उनको कंप्यूटर बेसिक्स वगैरह आने चाहिए, पर टेक्निकल स्किल्स तो उसको मतलब इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और वो भी एडवांस्ड, तो ये तो नहीं होगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिस्टिक एबिलिटी, आर्ट तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको आर्ट बनानी नहीं आती है तो उसको नहीं रखेंगे, नहीं। सेलिंग एक्सपर्टीज, वो कुछ बेच थोड़ी ना रही है जो उसको सेलिंग एक्सपर्टीज हो, बेचने की एक्सपर्टीज हो, नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है, बी आंसर सही है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि अगर कोई बंदा उसके पास आ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको उससे कैसे बात करनी है, ठीक है, उसको कैसे गाइड करना है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इसी में है, what information should be gathered from visitors when they arrive? यानी कोई अगर बंदा है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम अराइव कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो रिसेप्शनिस्ट है, जो आप हो मान लीजिए, वो क्या इनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन इसको लेनी चाहिए। देयर पर्सनल हिस्ट्री, कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जानेगी वो, नहीं। देयर नेम एंड हुम दे आर विजिटिंग,
कि वो किस लिए, उनका नाम क्या है और वो किससे मिलने आए हैं। देयर फाइनेंशियल स्टेटस, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को जान के वो क्या करेगी कि वो कितना कमाता है, उसको क्या मतलब है। देयर हॉबीज, उसकी हॉबीज, वो भी उससे उससे भी उससे क्या मतलब है। तो बी आंसर सही है। उसका काम तो ये है ना कि भाई जो आ रहा है उसकी एंट्री करनी है, जो जा रहा है उसकी एंट्री करनी। तो इसका मतलब तो यही है कि वो पूछेगी आप किससे मिलने आए हो और आपका क्या नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन एरर टू अवॉइड व्हेन कॉलिंग आउट नंबर्स ऑन द फोन। यानी कौन सा ऐसा कॉमन एक एरर होता है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप कॉलिंग आउट कर रहे हैं नंबर्स को। यानी जब आप किसी को फोन नंबर बता रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। स्पीकिंग टू स्लोली, कि आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। या फिर आर्टिकुलेटिंग नंबर्स क्लियरली, क्लियरली आपको आर्टिकुलेट करना चाहिए, ये तो होना चाहिए। आपसे पूछा है कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं मतलब। स्पीकिंग टू लाउडली, बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोलना, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। रशिंग थ्रू नंबर्स, ये कि बहुत जल्दी जल्दी आप रश कर रहे हो नंबर्स बोलने में, कि बहुत जल्दी जल्दी आप बोल रहे हो, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, आप क्या करोगे, आप बताओ कमेंट में, मुझे इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपके आंसर्स आने लग जाएंगे मैं आपको पिन कमेंट कर दूंगी, जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा उसको पिन कमेंट कर दूंगी मैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अ कस्टमर कंप्लेन्स योर सर्विस इज टेरेबल, हाउ शुड अ रिसेप्शनिस्ट रिस्पॉन्ड। यानी कोई एक कस्टमर है, मान लीजिए वो आपके पास आता है, आप एक रिसेप्शनिस्ट हो। ठीक है। आपके पास कस्टमर आ रहा है कि तुम्हारी सर्विस बहुत खराब है, मतलब मैं इस होटल में रुका हूँ और इतनी गंदी सर्विस है तुम्हारी। तो उस समय पे जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करेगी, क्या वो अपोलोजाइज करेगी इनकन्वीनियंस के लिए, मतलब क्या वो माफी मांगेगी जो भी उन्हें असुविधा हुई है उसके लिए। वेल टू बैड, क्या ये बोलेगी कि हाँ हाँ बुरी तो है। दैट्स नॉट अ बिग डील, इतनी बड़ी भी कोई समस्या नहीं है। यू शुड टॉक टू समवन एल्स, कि तुम किसी और से जाके बात करो। तो इसका मतलब ये तीनों तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, वो माफी मांगेगी उनकी इनकन्वीनियंस के लिए। नेक्स्ट है, पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर व्हेन अ विजिटर अराइव्स एट द रिसेप्शन डेस्क। यानी ऑर्डर में आपको इन स्टेप्स को लगाना है। ठीक है। कि अगर आपके रिसेप्शन डेस्क पे कोई अगर इंसान आ रहा है जो एक विजिटर है, मतलब किसी से मिलने आया है, तो वो किस तरह, क्या क्या आप उससे बोलोगे, क्या क्या वो बताएगा आपको। आस्क फॉर द विजिटर्स नेम, सबसे पहले आप उसका नाम पूछोगे। नोटिफाई द पर्सन द विजिटर इज मीटिंग, उस पर्सन को बताना जिससे वो मिलने आया है, यानी उस बंदे के पास फोन करना जिससे वो मिलने आया है। वेलकम द विजिटर, विजिटर को वेलकम करोगे। चेक द अपॉइंटमेंट शेड्यूल, अपॉइंटमेंट शेड्यूल मतलब जब वो जिस समय पे वो मिलने आया है क्या वही टाइम है अपॉइंटमेंट का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वेलकम करोगे विजिटर को, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है रिसेप्शनिस्ट का, उसको वेलकम करना, हेलो गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से। फिर उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो उससे नाम पूछती है उसका। ठीक है। उसके बाद वो विजिटर से नाम पूछेगी कि सर आपका क्या नाम है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करती हैं, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल को, जो मतलब वो जैसे उसने नाम पूछा कि मेरा नाम ये करके है, तो वो बोलेगी रिसेप्शनिस्ट कि सर आप किससे मिलने आए हैं। तो वो बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके मिस्टर शर्मा से मिलने आया हूँ। तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी, वो मिस्टर शर्मा के अपॉइंटमेंट शेड्यूल देखेगी, है ना। उसके बाद वो चेक करेगी अपॉइंटमेंट शेड्यूल को, और अगर अपॉइंटमेंट होगा तो उसके बाद वो क्या करेगी, नोटिफाई कर देगी मिस्टर शर्मा को कि सर ऐसे ऐसे करके कोई इंसान आपसे मिलने आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 2, ESP फॉर ऑफिस यूज, ये आपका पार्ट मतलब ऑप्शन 2 है। देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको करना होता है। ठीक है। और जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको समझ आ रहा है वो ही आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट, if a colleague greets you with hey, how it's going in the break room and you reply yeah, great, thanks bro, what type of relationship does this indicate। यानी कोई एक कॉलीग है आपका जो आपको इस तरीके से ग्रीट कर रहा है कि हाँ हेलो कैसा चल रहा है,
और आप बोल रहे हो कि हाँ सही चल रहा है, थैंक्स ब्रो, हाँ सही है। तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप हुआ? फॉर्मल। फॉर्मल में तो आप इस तरीके से नहीं बोलते हो, फॉर्मल में आप गुड मॉर्निंग ये सब का इस्तेमाल करते हो। न्यूट्रल, न्यूट्रल अगर होता तो वो इस तरीके से थैंक्स ब्रो, हाँ, ना तो वो उससे बात करता ना वो उससे जवाब देता, ठीक है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है बी, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल बातचीत हो रही है ये, है ना, तो ये एक इनफॉर्मल वे है किसी से बात करने का। पीपल यूजुअली यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन सेंडिंग ईमेल, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। बहुत से लोग होते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स का, ईमेल को सेंड करने के लिए। तो आपको सही ईमेल, सही जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। ASAP का एज लो एज पॉसिबल गलत है। ASAP का तो आप सबको पता होगा, एज सून एज पॉसिबल होता है शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद TBD का मतलब टू बी डिटरमाइंड, ये बिल्कुल सही है। TBD का मतलब टू बी डिटरमाइंड होता है। CC का मतलब कंफर्मेशन कॉपी नहीं होता, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी, ना कि कंफर्मेशन कॉपी। और ये जो KPI है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये नहीं होता है इसका, इसका होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इंडेक्स नहीं इंडिकेटर, ठीक है। इंडेक्स की जगह पे इंडिकेटर आता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इनमें से सिर्फ ये वाला सही है, इसका मतलब आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हाट शुड यू डू व्हेन यू रिसीव अ क्वेश्चन। यानी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए जब सामने वाला जो इंटरव्यूअर है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है? आपको तुरंत जवाब देना चाहिए बिना सोचे समझे, आपको एक मोमेंट रुकना चाहिए और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या आपको क्वेश्चन को इग्नोर कर देना चाहिए, या आपको बोलना चाहिए सॉरी आई डोंट नो। तो आपको बताना है, इसमें विजडम इस्तेमाल होगी। देखो, अगर आप इमीडिएटली बिना सोचे समझे आंसर करोगे तो आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। अगर आप इग्नोर कर दोगे उस क्वेश्चन को, तो वो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है आपको क्या समझेगा? अरे ये तो रूड है, ये हमारे लायक ही नहीं है। अगर आप ये बोलोगे सॉरी आई डोंट नो, तो वो सीधा बोलेगा कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको एक मूवमेंट के लिए रुकना है, कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है, सोचना है, फिर उसके बाद जवाब देना है। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट एन ईमेल टू शिवराज ट्रैवल्स आस्किंग देम टू बुक योर एयर टिकट्स फ्रॉम मुंबई एंड बैक, ठीक है। how should you conclude your email to शिवराज है क्या, शिवराज ट्रैवल, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी आपको एक ईमेल लिखनी है शिवराज ट्रैवल्स को, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक एयर टिकट बुक करवानी है मुंबई के लिए और वापस आने की भी। तो आप अपनी ईमेल में लास्ट में क्या कंक्लूड करोगे? इनमें से कोई एक पॉइंट आपको लिखना है। थैंक्स एंड गुड लक, मतलब आप जो है सामने वाला बंदा जो एक आपका ट्रैवल एजेंट है, उसको आप ये बोलोगे थैंक्स एंड गुड लक। इसके अलावा आप क्या बोलोगे? आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, सी यू सून, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, सी यू सून भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। और आपका, आप ये भी आप कर सकते हो, एक्चुअली ये गलत नहीं होगा। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये भी सही है, मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देता हूँ, तो ये भी सही है। इसका मतलब बी और डी आपके दोनों आप कंक्लूड कर सकते हो। अप्रोप्रिएट पॉइंट जो है वो दोनों हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर एक एक प्रॉपर एक ही पॉइंट लिखना है तो आप बी वाले की तरफ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ मीटिंग, विच एक्सप्रेशन विल यू यूज, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप इसमें से कौन से एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं? हेलो माय नेम इज राज मेहता। आपको क्या करना है, मीटिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। हाय आई एम राज मेहता, ये इनफॉर्मल हो गया, ये नहीं चलेगा, इनफॉर्मल है। गुड मॉर्निंग माई सेल्फ राज मेहता, ये भी गलत है। कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग आई एम राज मेहता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम मीटिंग की बात करें और मीटिंग की बात है तो ये फॉर्मल वे होना चाहिए। फॉर्मल वे गुड मॉर्निंग से ही आता है, ठीक है। तो भाई आपके ये जो पार्ट ए था, यहाँ पर आपका पार्ट ए खत्म हो जाता है। आई होप आपको पूरा पार्ट ए अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
मैंने इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को पुश नहीं मिलता है, और जो इंगेजमेंट उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करते हो लाइक भी ज़रूर कर देना, अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना भाई, और शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद होनी चाहिए, राइट। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको, ठीक है। और कमेंट करोगे। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने आप एक को एक ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये दिया था ना, तो स्पीकिंग टू स्लोली आर्टिकुलेटिंग ये वाला, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। मैंने बोला था कि आप कमेंट में बताना, लेकिन बहुत से बच्चे ना पता क्या करते हैं, मैं बोलती हूँ कमेंट में बताना तो वो सोचते हैं अरे मैम आप तो है ना आंसर ही नहीं बताते हो, हमसे मेहनत करवाते हो। तो फिर बच्चों, आपसे अगर मैं मेहनत नहीं करवाऊंगी तो आपको कैसे आएगा ये बताओ, है ना। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मतलब आपसे ही काम करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ, रशिंग थ्रू नंबर्स के, हमें रश नहीं करना है नंबर्स को बोलते टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर हम रश करेंगे तो मैं आपको मान लीजिए नंबर बोल रही हूँ 9124 ऐसे करके, तो आपको समझ नहीं आएगा ना। अगर आप स्लो भी बोल रहे हो तो भी समझ आएगा, थोड़ा लाउड बोल रहे हो तो भी समझ आएगा, लेकिन आप रश कर रहे हो, बहुत तेज तेज बोल रहे हो, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट वाज इट, ये आपकी वीडियो थी पार्ट ए की। पार्ट बी आपका जल्दी आ जाएगा, जितने जल्दी आप लाइक शेयर करोगे कमेंट करोगे आपका पार्ट बी उतनी ही जल्दी आएगा, ठीक है। और ये सीरीज़ आप बता दीजिए कंटिन्यू रखनी है, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहिए मुझे वो भी आप बता देना। एंड आई एम थिंकिंग टू डू द नेक्स्ट, मतलब जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ का ये वाला होगा वीडियो, वो मैं सोच रही हूँ लाइव कर लूँ, क्योंकि लाइव में एंगेजमेंट होती है, और इसके साथ साथ हमें कमेंट आते रहते हैं, तो वो अच्छा रहता है ना। तो मुझे बता देना लाइव चलना चाहिए मुझे या रिकॉर्डेड ही आपके पास आना चाहिए। तो दैट वाज इट, पार्ट बी के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।